Hello everyone, welcome back to this channel पढ़ाकू लोग. My name is CS पायल पोपली एंड हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का NCERT बुक. इसमें हम 5 चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. फिलहाल हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 6 जो कि है स्टाफिंग. एंड आई होप आप सभी ने प्रीवियस वीडियोस देख ली होंगी, लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट की कोई भी वीडियो रहती है तो प्लेलिस्ट का लिंक लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देख लीजिए. 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज का पूरा सिलेबस मैं इस चैनल पे कंप्लीट करवाने वाली हूँ, सो कोशिश करिएगा कोई भी वीडियो स्किप ना हो. चलिए अब बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में बताया, जिसमें मैंने आपको सेकंड स्टेप में रिक्रूटमेंट के बारे में बताया था. और रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? लोगों तक ये बात पहुंचाना कि हमारे यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, ताकि वो लोग अप्लाई कर सकें उस वैकेंसी के लिए. इतनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही दे दी थी. बट मैंने साथ ही साथ ये भी बोला था कि रिक्रूटमेंट में पढ़ने लायक और बहुत सारी चीजें हैं. तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिक्रूटमेंट की प्रोसेस के बारे में और इसके डिफरेंट सोर्सेज के बारे में. माइंड यू गाइस, सोर्सेज से काफी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब केस स्टडीज में टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं सोर्सेज से. सो अगर वो सारे क्वेश्चंस को अच्छे से आपको आंसर करना है तो कोशिश करिएगा वीडियो को अच्छे से समझें और एंड तक देखें. ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं. सबसे पहले रिक्रूटमेंट का मतलब लिखा हुआ है और ये बोलते हैं, इट हैज बीन डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ये टर्म जो यहाँ पे मेंशन्ड है प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज, इसका क्या मतलब है? देखो, मैंने अभी तुम लोगों को बताया कि रिक्रूटमेंट का मतलब होता है लोगों तक ये खबर पहुंचाना कि हमारे यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है, ताकि वो लोग उस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सके. राइट? ये लोग कौन है? ये लोग वो लोग हैं जो शायद इस वैकेंसी को फिल कर सकते हैं. क्या ये आज की डेट में हमारे एम्प्लॉयज हैं? नहीं, ये रैंडम लोग हैं जो आज की डेट में हमारे एम्प्लॉयज नहीं हैं. बट अगर ये अप्लाई करते हैं और वैकेंसी की जो भी स्पेसिफिकेशंस हैं उनको क्वालिफाई कर लेते हैं और हमारे यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन में काम करने लायक प्रूव होते हैं, तो बन जाएंगे ये हमारे एम्प्लॉयज. बट आज की डेट में तो एम्प्लॉयज नहीं है ना, तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज. मतलब आज की डेट में यू गाइज आर नॉट आवर एम्प्लॉयज, बट शायद तुम में से कोई एक हमारा एम्प्लॉय बन सकता है. इनको सर्च करना, इन तक ये खबर पहुंचाना कि वैकेंसी है, प्लस इन्हें स्टिमुलेट करना कि आओ अप्लाई भी करो. तो ये 3 टास्क होते हैं रिक्रूटमेंट में, कि पहले तो सर्च करो प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को, उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाओ और देन उसके बाद उनको स्टिमुलेट करो कि आओ अप्लाई करें. सो इतना सा मतलब था रिक्रूटमेंट का. वहीं पे अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में बात करें तो बहुत लंबी चौड़ी प्रोसेस नहीं है, 4 छोटे स्टेप्स की प्रोसेस है, जिसमें पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लेबर सप्लाई. हमें लोग कहाँ से मिल सकते हैं. हमें अपने एम्प्लॉयज़ को बोलना पड़ेगा कि वो कोई दोस्त वगैरह को लाएं जो कि वैकेंसी फिल करें. हमें गवर्नमेंट की मदद लेनी पड़ेगी या किसी प्लेसमेंट एजेंसी की मदद लेनी पड़ेगी. ये सारे ऑप्शंस को आप क्या करते हो? आइडेंटिफाई करते हो. कहाँ से लोग मिल सकते हैं, किस किस सोर्स से लोग मिल सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई किया जाता है सबसे पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस में. उसके बाद वैलिडिटी चेक की जाती है हर एक सोर्स की, और उसके बाद जो आपको बेस्ट सोर्स नजर आता है कि हाँ भाई गवर्नमेंट के थ्रू ही हम इस वैकेंसी को फिल करना चाहते हैं, तो उस पर्टिकुलर ऑप्शन को आप क्या कर लेते हो? चूज कर लेते हो. एंड देन उसके बाद आप इन्वाइट करते हो एप्लीकेशंस उन लोगों से जो कि अप्लाई करना चाहते हैं वैकेंसी के लिए. तो डिफरेंट सोर्सेज देखे आपने रिक्रूटमेंट के, उसके प्रोज कॉन्स चेक किए, एंड देन उसके बाद उनमें से बेस्ट वन सेलेक्ट करके उसके थ्रू आपने एप्लीकेशन इन्वाइट कर ली. देखिए, वैसे तो जनरली सीबीएसई रिक्रूटमेंट प्रोसेस से क्वेश्चन नहीं पूछता है, बट सेफर साइड आपको पता होना चाहिए कि रिक्रूटमेंट की भी एक छोटी सी प्रोसेस होती है, और अगर कभी आ जाती है अनएक्सपेक्टेड वे में तो आपके पास आंसर रेडी होना चाहिए. ठीक है, अब हम आ जाते हैं उस टॉपिक पे जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड दैट इज सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट. जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, सोर्सेज का मतलब है वो डिफरेंट वेज जहां से हम लोगों को पा सकते हैं, ढूंढ सकते हैं. इसमें 2 सोर्सेज आते हैं, पहला है इंटरनल, दूसरा है एक्सटर्नल. ये इंटरनल एक्सटर्नल क्या है उसको समझने के लिए हम एक छोटू सा एग्जांपल ले लेते हैं. ऐसे इमेजिन करो आपके स्कूल में एक प्रोग्राम होने वाला है. ठीक है,
आपके स्कूल में एक बढ़िया सा प्रोग्राम होने वाला है जिसके लिए सिंगर की रिक्वायरमेंट है, मतलब कोई एक ऐसा इंसान जो अच्छा गा सके। अब आप क्या करोगे? सिंगर चाहिए आपको, है ना। एक ऑप्शन तो आपके पास ये है कि आप स्कूल के अंदर ही टीचर्स और स्टूडेंट से गाना गवा गवा के देखो, उनमें से पहचानो कि क्या कोई ऐसा इंसान है जो अच्छा गाना गा सकता है। यही करोगे ना सबसे पहले तो तुम। अगर तुम्हें ऐसा कोई इंसान मिल जाता है जो अच्छा गाना गा सकता है तो तुम्हारी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई, तुम्हें दूसरा ऑप्शन सोचना ही नहीं पड़ा। बट अगर तुम्हें स्कूल में ऐसा कोई नहीं मिलता जो अच्छा गाना गा सकता है तो फिर तुम्हें जाना पड़ेगा दूसरी तरफ, जो कि है कि बाहर तुम्हें न्यूज़पेपर में या फिर किसी भी थ्रू एडवर्टीजमेंट डालनी पड़ेगी कि तुम्हारे यहाँ पे सिंगर की आवश्यकता है, कोई भी अच्छा रिस्पेक्टिव इंसान है तो आके अप्लाई करे, राइट। सो यहाँ क्या हो रहा है, स्कूल में प्रोग्राम है, सिंगर की ज़रूरत है, तो आपके पास दो ऑप्शन थे, जिसमें पहला ऑप्शन ये था कि स्कूल प्रेमाइसेस के अंदर ही ऐसा इंसान ढूंढना जो कि अच्छा गाना गा सकता है। अगर वो मिल जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं मिल पाता है तो तुम जा रहे हो बाहर ऐसे इंसान को ढूंढने के लिए जो कि सिंगर है अच्छा खासा, और उसको तुम पकड़ के ला रहे हो और बोल रहे हो कि चलो हमारे यहाँ पे गाना गाना। अब यहाँ पे ये जो दोनों ऑप्शन तुमने देखे हैं ना, ये और कुछ नहीं, इंटरनल और एक्सटर्नल ही है। इंटरनल का मतलब होता है कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही वैकेंसी फिल करते हैं। ऐसे मानिए कि ये एक स्कूल है, ठीक है, यहाँ पे आपकी पायल मैम काम करती हैं। क्या काम करती हैं? बीएसटी की टीचर है, ओके। आपकी पायल मैम यहाँ पे बीएसटी की टीचर है। अब हुआ कि यहाँ पे इकोनॉमिक्स की वैकेंसी हुई, 12th क्लास 11th क्लास के इकोनॉमिक्स टीचर की वैकेंसी हुई। तो स्कूल प्रिंसिपल ने पायल मैम से पूछा कि मैम क्या आप इकोनॉमिक्स पढ़ा पाएंगे? तो पायल मैम ने बोला बिल्कुल पढ़ा पाऊंगी, मुझे तो इकोनॉमिक्स भी आती है पढ़ानी। तो यहाँ क्या आपके स्कूल वालों को बाहर जाना पड़ा? नहीं जाना पड़ा। ऑर्गेनाइजेशन के विद इन से ही उनको एक ऐसा इंसान मिल गया जो कि इस वैकेंसी को क्या कर सकता था? फिल कर सकता था। इसे हम बोलते हैं इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के आपको बाहर नहीं जाना पड़ा वैकेंसी को फिल करने के लिए। ऑन द अदर साइड, एक्सटर्नल में आपको बाहर जाना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के वैकेंसी को फिल करने के लिए। जैसे अगेन यही एग्जांपल ले लो, स्कूल था, स्कूल में आपकी पायल मैम काम कर रही थी, बिजनेस स्टडीज की टीचर थी। अब यहाँ पे मैथ्स टीचर की वैकेंसी हुई। यहाँ क्या हुई? मैथ्स टीचर की वैकेंसी हुई। पायल मैम से पूछा गया कि क्या आप बिजनेस स्टडीज के साथ मैथ्स पढ़ाना पसंद करेंगी? तो पायल मैम ने पहले ही हाथ जोड़ दिए कि भैया मैथ्स से तो अपना दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है भाई। तो यहाँ फिर बाहर जाके ऑर्गेनाइजेशन के कोई ऐसा इंसान ढूंढ के लाना पड़ेगा जो कि मैथ्स टीचर की वैकेंसी को क्या कर सके? फिल कर सके। सो इसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। तो जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही वैकेंसी फिल हो जाए उसको इंटरनल सोर्स बोला जाता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाए, बाहर जाना पड़े वैकेंसी फिल करने के लिए, तो उसे एक्सटर्नल सोर्स बोला जाता है। इंटरनल सोर्सेज में ज़्यादा नहीं है, सिर्फ प्रमोशन और ट्रांसफर ही है, वेयर एज एक्सटर्नल में है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कैजुअल कॉलर्स, एडवर्टीजमेंट, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, कैंपस रिक्रूटमेंट, लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स, रिकमेंडेशंस ऑफ एम्प्लॉय, एडवर्टाइजिंग ऑन टेलीविजन, वेब पब्लिशिंग। इन सारे ही पॉइंट्स के बारे में हम इसी वीडियो में बात करने वाले हैं। सो अगर वीडियो लेंदी लगे तुम्हें थोड़ी सी तो 2x करके देख लेना, मतलब स्पीड चेंज करके देख लेना, लेकिन वीडियो पूरी देखनी है, ठीक है। चलो पहले हम इंटरनल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट के बारे में बात करेंगे, और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया इसमें दो ही ऑप्शंस हैं, ट्रांसफर्स और प्रमोशन, ठीक है। इन दोनों को समझने के लिए हम दो एग्जाम्पल लेंगे। लेट्स टेक फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि आपका ये है स्कूल और 12th क्लास बिजनेस स्टडीज पढ़ा रही हैं आपको पायल मैम, ठीक है। ये है आपका स्कूल और यहाँ पे बिजनेस स्टडीज कौन पढ़ा रही हैं? 12th क्लास का पायल मैम पढ़ा रही हैं। हुआ कुछ ऐसे कि थोड़े टाइम बाद 12th क्लास के इकोनॉमिक्स टीचर की वैकेंसी निकली और पायल मैम से पूछा गया कि आप बीएसटी छोड़ के क्या इकोनॉमिक्स पढ़ाना पसंद करेंगी? और मैम ने बोला बिल्कुल, थोड़ा चेंज हो जाएगा मेरे लिए, बहुत टाइम से बिजनेस स्टडीज पढ़ा रही थी, चलो एक नए सब्जेक्ट में एंट्री लेते हैं। क्या हुआ? दोबारा से सुन लो। 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज अब तक तुम्हारे को स्कूल में पढ़ा रही थी पायल मैम, अचानक से तुम्हारे स्कूल में 12th क्लास के इकोनॉमिक्स टीचर की वैकेंसी निकली और पायल मैम ने बीएसटी छोड़ के इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पहला एग्जाम्पल। अब सुनो दूसरा एग्जाम्पल। दूसरे एग्जाम्पल में कुछ ऐसा हुआ कि अगेन ये तुम्हारा स्कूल है
और अब बात हो रही है 10th क्लास की। 10th क्लास में भी इकोनॉमिक्स होती है ना, तो 10th क्लास की इकोनॉमिक्स पढ़ा रही थी तुम्हें पायल मैम। और फिर स्कूल में 12th क्लास के इकोनॉमिक्स टीचर की वैकेंसी निकली और पायल मैम से पूछा गया कि क्या आप ये वैकेंसी फिल करना चाहेंगे। उन्होंने बोला यस बिल्कुल करना चाहूंगी और 12th क्लास को पढ़ाना शुरू कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे इसमें ट्रांसफर क्या है, प्रमोशन क्या है। तो भाई सिंपल सी बात है, ये जो पहला आपका एग्जाम्पल है ये आपका एग्जाम्पल है ट्रांसफर का, वेयर ये जो सेकेंड एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है आपका प्रमोशन का। हाउ कम? ये बोलते हैं कि जब आपको एक जॉब पोजीशन से उठा के उससे मिलती जुलती जॉब पोजीशन पे बिठा दिया जाता है, कोई बढ़ोतरी नहीं होती है आपकी, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसफर। मतलब ये आपका हॉरिजॉन्टल वो है मूवमेंट, यहाँ पे आप उसी लेवल पे पहले थे अगेन उसी लेवल पे ही हो। जैसे कि पहले भी 12th क्लास के बिजनेस स्टडीज को पढ़ा रहे थे, अब भी 12th क्लास के बच्चों को ही पढ़ा रहे हो, इट्स जस्ट बिजनेस स्टडीज की जगह इकोनॉमिक्स पढ़ा रहे हो। तो यहाँ पे एज सच क्लासेस में कोई डिफरेंस नहीं आया, कोई तुम्हारी बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेवल अप नहीं हुआ है, सेम क्लास को पढ़ा रहे हो तुम, बस एक सब्जेक्ट छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट में आ गए हो, तो इसे बोलेंगे ट्रांसफर। वेयरएज पहले तुम 10th को पढ़ा रहे थे, अब तुमने 12th को पढ़ाना शुरू कर दिया, ये तो बढ़ोतरी हुई ना, ये तो वर्टिकल मूवमेंट हो गई। तो जब वर्टिकल मूवमेंट होती है उसे बोला जाता है प्रमोशन। ऐसे मानिए पहले आप सबऑर्डिनेट थे, अब आपको सुपीरियर बना दिया गया है, तो आपके पावर्स बढ़ जाएंगे, आपका लेवल बढ़ जाएगा, आपकी पोजीशन बढ़ जाएगी, राइट। तो जब पोजीशन बढ़ती है, पावर बढ़ती है, सैलरी बढ़ती है और भी बहुत सारी चीज़ें बढ़ती हैं, उसे हम प्रमोशन का नाम देते हैं। वेयरएज जब ये सारी चीज़ें सेम रहती हैं, लेवल सेम है, पोजीशन सेम है, ऑलमोस्ट सैलरी भी सेम रहती है, तो उसे हम ट्रांसफर बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। इट सेज इट इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ एन एम्प्लॉय फ्रॉम वन जॉब टू अनदर, वन डिपार्टमेंट टू अनदर और फ्रॉम वन शिफ्ट टू अनदर विदाउट अ सब्सटेंटिव चेंज इन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड स्टेटस ऑफ द एम्प्लॉयज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज और स्टेटस में एज सच कोई चेंज नहीं आता, इट जस्ट आप एक डिपार्टमेंट से उठा के दूसरे डिपार्टमेंट में डाल देते हो या एक शिफ्ट से हटा के दूसरे शिफ्ट में डाल देते हो, बस चेंज इतना सा ही है इसमें। इट इज प्रैक्टिकली अ हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। ये प्रैक्टिकली क्या है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है एम्प्लॉयज की, वर्टिकल मूवमेंट नहीं है। वेरएज प्रमोशन में ये बोलते हैं इट लीड्स टू शिफ्टिंग एन एम्प्लॉय टू अ हायर पोजीशन। इसमें आप उसको एक हायर पोजीशन दे रहे हैं, जैसे 10th से 12th में पहुंचा रहे थे। कैरिंग हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैसिलिटीज, स्टेटस एंड पे। तो इसमें आपकी फैसिलिटीज भी बढ़ जाती हैं, स्टेटस भी बढ़ जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती हैं और कभी कभार आपकी पेमेंट भी बढ़ जाती है। प्रमोशन आपका वर्टिकल शिफ्ट होता है एम्प्लॉयज का, प्रमोशन वर्टिकल शिफ्ट है, वेरएज आपका ट्रांसफर क्या है, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट है। ठीक है, चलो अब एडवांटेजेस की बात करें इंटरनल रिक्रूटमेंट में, तो ये बोलते हैं कि यहाँ पे एम्प्लॉयज मोटिवेटेड रहेंगे। कैसे भाई, एक इंसान है उसे सुपीरियर बनना है, उसे पता है प्रमोशन से वो सुपीरियर बन सकता है, बस उसे अच्छा काम करना होगा, तो वो इस पोजीशन पे बैठ के अच्छा काम करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा और मोटिवेटेड भी रहेगा बाय डिफॉल्ट, क्योंकि उसे इस पोजीशन तक पहुंचना है। तो यहाँ पे बिकॉज ऑफ इंटरनल रिक्रूटमेंट लोगों के अंदर मोटिवेशन बाय डिफॉल्ट आ जाता है। दूसरा, क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑलरेडी काम कर रहा था उसी को ही हायर कर रहे हो नए पोजीशन के लिए, तो यहाँ आपको पहले से ही पता है कि उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो अच्छा काम करता है कि नहीं करता, क्या वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा पाएगा कि नहीं निभा पाएगा। ट्रांसफर से ट्रेनिंग भी हो जाती है एम्प्लॉयज़ की, जैसे कि मैं पहले बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा रही थी, अब मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया, तो बिजनेस स्टडीज़ पे तो मैं प्रो हो ही गई थी, अब मैं इकोनॉमिक्स में भी प्रो हो जाऊंगी। इससे एक और फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, तो ज़रूरत से ज़्यादा जो लोग होते हैं उनको निकाल के आप ऐसे डिपार्टमेंट में डाल सकते हैं जिसमें कम लोग काम कर रहे हैं और ज़रूरत ज़्यादा लोगों की है। तो आसानी से क्या हो सकता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट करा जा सकता है वर्कफोर्स को। और ये थोड़ा चीपर वे भी होता है रिक्रूटमेंट करने का, क्योंकि इसमें ज़्यादा खर्चा आता नहीं है, एज आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के विदिन से ही रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, वैकेंसी फिल करने का काम कर रहे हैं। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट के। वहीं पे डिसएडवांटेजेस भी होंगे ऑब्वियसली।
देखिए, अगर आप बाहर से लोग ढूंढ के लाते तो एक फ्रेश टैलेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में आता, नया बंदा आता, नई एनर्जी के साथ आता, तो ऑब्वियसली बाकी सारे लोगों के अंदर भी उसको देख के थोड़ा सा एनर्जी फिल हो जाता। बट क्योंकि अब आप पुराने इंसान को ही, बासी इंसान को जो ऑलरेडी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, उसे ही इस्तेमाल करने वाले हो, तो थोड़ा सा वहाँ पे डलनेस आ जाती है। लोग लेथार्जिक हो जाते हैं अगर उन्हें पता हो कि भैया हमारे को प्रमोशन तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे आपने बैंक एम्प्लॉयज़ को देखा होगा, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को देखा होगा, वो लोग ज़्यादातर काम नहीं करते, बहुत ही लेजी तरीके से बैठे रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है हर 3 साल में उनको प्रमोशन तो मिल ही जाएगी, हर 3 साल बाद उनका ट्रांसफर तो हो ही जाएगा। तो ऐसे में वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा काम करने में बिलीव नहीं रखते। ठीक है, एक नया एंटरप्राइज इस पर्टिकुलर सोर्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि भाई इंटरनल रिक्रूटमेंट का मतलब क्या है, पहले से ऑलरेडी तुम्हारे यहाँ पे लोग काम कर रहे थे और उन्हीं से ही तुमने वैकेंसी फिल करवा ली। अब नया ऑर्गेनाइजेशन में तो कोई भी काम नहीं कर रहा था, तो नए ऑर्गेनाइजेशन को तो बाय डिफॉल्ट एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट पे जाना पड़ेगा ना। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स में रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी। अब ये देखो, ऐसा हो सकता है कि भाई एक इंसान को उठाया तुमने, 1 महीने में 2 ट्रांसफर्स दे दिए, फिर तीसरे महीने बाद फिर ट्रांसफर दे दिया, फिर 4 महीने बाद फिर ट्रांसफर दे दिया। वो बेचारा तो परेशान ही हो जाएगा, उसको लगेगा यार मैं तो अच्छे से कहीं काम ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि बार बार मेरे को ट्रांसफर दिए जा रहे हैं, इधर से उठा के उधर डाल देते हैं, उधर से उठा के उधर डाल देते हैं, मेरी प्रोडक्टिविटी तो बढ़ ही नहीं पा रही। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है इंटरनल रिक्रूटमेंट का। ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे इंटरनल रिक्रूटमेंट के सारे टॉपिक खत्म होते हैं। नाउ लेट्स मूव टू एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, और इसमें सबसे पहले है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सबसे सिंपल होता है, इसमें कुछ नहीं होता। जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी होती है, ऑर्गेनाइजेशन के नोटिस बोर्ड पे एक पर्चा चिपका दिया जाता है, जिसमें वैकेंसी के बारे में लिखा जाता है, कितने लोगों की आवश्यकता होगी, कब होगी, वो सारी चीज़ें मेंशन कर दी जाती हैं। और जितने भी जॉब सीकर्स होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर आके स्पेसिफाइड डेट पे खड़े हो जाते हैं, पढ़ते हैं और अप्लाई कर देते हैं। इस सोर्स को हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं जब हमारे यहाँ पे अनस्किल्ड या सेमी स्किल्ड जॉब्स की वैकेंसी होती है, और ऐसे लोग जिनको हायर किया जाता है इस सोर्स के थ्रू, उन्हें हम कैजुअल वर्कर्स या फिर बदली वर्कर्स के नाम से जानते हैं, और वो डेली बेसिस पे वेजेस लेके जाते हैं। मतलब ऐसे लोग जो दिन में काम करेंगे और शाम को अपना पैसा अपने साथ लेके जाएंगे, उन लोगों की रिक्रूटमेंट हम इस तरीके से करते हैं, इस सोर्स के थ्रू करते हैं। ये बहुत ही इनएक्सपेंसिव वे होता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपको ज़्यादा खर्चा नहीं करना, सिर्फ नोटिस बोर्ड पे चिपकाना ही है, दैट्स इट। और ये कैजुअल वैकेंसीज को फिल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मोस्ट सुटेबल माना जाता है। ठीक है, सिर्फ कैजुअल वैकेंसीज। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका कैजुअल कॉलर्स। अब ये क्या है, ऐसे मानिए कि आपके यहाँ पे वैकेंसी निकली, ठीक है, फर्स्ट से एक इंसान की वैकेंसी थी, तो ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही इंसान ने अप्लाई किया होगा, बहुत सारे लोग अप्लाई कर सकते हैं ना। बट आप हायर तो किसको करोगे, सिर्फ एक ही को करोगे, क्योंकि वैकेंसी एक की थी। तो ये जो बाकी बचे हुए होते हैं उनका क्या होता है, ये बेचारे अपना सीवी या रिज्यूमे छोड़ के जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के पास। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन उन्हें क्या कर लेता है, स्टोर कर लेता है अपने पास। तो नेक्स्ट टाइम ऑर्गेनाइजेशन में जब भी वैकेंसी होती है, वो इन्हीं लोगों को दोबारा कॉल करके बुला लेता है। इससे ऑर्गेनाइजेशन का पैसा भी बच जाता है, अलग से उन्हें एडवर्टीजमेंट वगैरह भी नहीं करनी पड़ती, और इन लोगों का भी थोड़ा सा फायदा हो जाता है। नेक्स्ट है आपका एडवर्टीजमेंट। इसमें ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइज करता है। वो लोगों तक पहुंचाता है ये बात कि भाई देखो हमारे यहाँ पे वैकेंसी निकली है, आओ और अप्लाई करो। ये बहुत ही सही तरीका होता है इन अ वे देखा जाए तो, क्योंकि एडवर्टीजमेंट जितने लोगों तक पहुंचेगी उतना ही रिस्पॉन्स आपके पास आएगा, मतलब उतने ही ऑप्शंस आपके पास आएंगे। अब ये चीज़ देखी जाए तो एक तरीके से अच्छी भी है और एक तरीके से बुरी भी है। अच्छी कैसे, कि जितने ऑप्शंस होंगे उनमें से बेस्ट चुनने का मौका आपको मिल जाएगा। तो बहुत सारे ऑप्शंस होंगे तो आपको मतलब सबसे बेस्ट मिलने वाला है, ऐसे मानो। लेकिन नेगेटिव कैसे है कि बहुत सारे हूल जलूल लोग भी आ जाएंगे, जिनका कोई लेना देना नहीं था ऑर्गेनाइजेशन से, जिनका कोई उम्मीद नहीं था कि हाँ ये सेलेक्ट हो जाएंगे, वो भी मुंह उठा के आ जाएंगे। तो आपको ऐसे लोगों को रिजेक्ट करने के लिए भी तो टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। तो ये हो जाता है कि एडवर्टीजमेंट से वाइडर रिस्पॉन्स तो आता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका टाइम टेकिंग हो जाता है, प्लस कॉस्ट तो भैया लगती है, क्योंकि आप किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू एडवर्टीज करना चाहेंगे तो आपको पैसे तो पे करने ही पड़ेंगे, कोई भी फ्री में आपको एडवर्टीज करने का मौका नहीं देगा। और फ्लड आ जाती है रिस्पॉन्सेज की, विच इज़ अ नेगेटिव पॉइंट। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज।
अब भाई देखो, गवर्नमेंट भी बोलता है कि मैं भी मदद करना चाहता हूँ, मैं भी चाहता हूँ मेरी कंट्री में कोई भी अनएम्प्लॉयड ना रहे। तो ये अपना योगदान देने के लिए क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस खोलते हैं। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस का क्या काम होता है कि ये जॉब सीकर्स को और जॉब प्रोवाइडर्स को मिलवाने का काम करता है। जॉब सीकर्स यहाँ पे आते हैं अपने लिए जॉब ढूंढने के लिए, और जॉब प्रोवाइडर्स यहाँ पे आते हैं कैंडिडेट्स को ढूंढने के लिए, और ये मिडलमैन बन के इन दोनों को मिलवाने का काम करता है। सो बेसिकली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस कुछ नहीं है, गवर्नमेंट द्वारा स्टार्ट किए हुए मिडलमैन्स हैं जो कि जॉब सीकर्स और जॉब प्रोवाइडर्स को एक साथ लाने का काम करते हैं। वहीं पे ऐसी बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो सेम काम करती हैं, मिडलमैन बनती हैं और जॉब सीकर्स और जॉब प्रोवाइडर्स को मिलवाने का काम करती हैं। अब भाई देखो, गवर्नमेंट ये काम क्यों कर रही थी, क्योंकि वो तो चाहती है कंट्री में कोई भी अनएम्प्लॉयड ना हो। गवर्नमेंट का तो ये काम ही बनता है, फर्ज ही बनता है। बट ये सोचो प्राइवेट पार्टीज ये काम क्यों कर रही हैं, उनको कौन सी समाज सेवा का भूत चढ़ा है। तो ऐसा कोई समाज सेवा का भूत नहीं चढ़ा है। वो बेसिकली क्या करती हैं, वो जॉब सीकर्स और जॉब प्रोवाइडर्स को मिलवाती हैं, ठीक है। उनके बीच में बात बन जाती है, हायरिंग वायरिंग हो जाती है। उसके बाद या तो वो जॉब सीकर से या फिर जॉब प्रोवाइडर से 1 मंथ की सैलरी ले लेती है। ऐसे मानिए कि किसी जॉब सीकर को 10,000 की नौकरी लगी, तो वो 1 महीने की सैलरी मतलब 10,000 रुपये एज अ कमीशन उससे चार्ज कर लेगी, क्योंकि उसने तुम्हें जॉब दिलवाई है, उसकी वजह से तुम्हें ये जॉब मिली है। या फिर उनका टाई अप होता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो वो 10,000 की जो जॉब होती है वो 10,000 रुपये उनको ऑर्गेनाइजेशन से मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कमीशन खाने का काम करते हैं, मिडिल मैन है तो ऑब्वियसली कमीशन तो खाएंगे ही खाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कैंपस रिक्रूटमेंट। यहाँ मैं तुम्हें 3 इडियट्स का एग्जाम्पल दूंगी। आई होप 3 इडियट्स मूवी सबने देखी है। वो लास्ट में रैंचो जब जाता है, रैंचो था या कौन था वो जो एक बार सुसाइड कमिट करने की कोशिश करता है, वो बंदा लास्ट में एक पैनल के सामने बैठ के क्वेश्चन आंसर वाला राउंड चला रहा होता है। वो क्या था, वो उसकी कैंपस प्लेसमेंट थी। इसमें क्या होता है कि कॉलेजेस के बीच में और कंपनीज के बीच में टाई अप होता है। कंपनीज आती हैं कॉलेजेस में, लास्ट ईयर में जो स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब जो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में होते हैं, वो बैठते हैं इस प्लेसमेंट में। कंपनीज उनको हायर करती हैं अगर उनको सही लगता है, मतलब क्वेश्चन वगैरह पूछती हैं, इंटरव्यू लेती हैं, अगर बच्चे सही लगते हैं तो उनको डायरेक्टली हायर कर लेती हैं। तो जैसे ही इनका कॉलेज खत्म होगा, जैसे इनकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म होगी, वो डायरेक्टली इस कॉलेज में, इस कंपनी में जाके क्या हो जाएंगे, एम्प्लॉय बन जाएंगे। तो बेसिकली ये कॉलेजेस और कंपनीज का टाई अप रहता है, जिसके चलते हुए यू गेट द प्लेसमेंट कॉलेज में बैठे बैठे। इसलिए इसे बोला जाता है कैंपस प्लेसमेंट या कैंपस रिक्रूटमेंट। और इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल 3 इडियट्स वाला ही हो सकता है। नेक्स्ट है आपका रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अब भाई देखो, यहाँ मैं अपनी एक फ्रेंड की स्टोरी सुनाती हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, सीए है, एंड ही गॉट प्लेस्ड इन बैंगलोर की एक कंपनी, ठीक है। तो ये बैंगलोर में किसी कंपनी में काम कर रहा था एज अ सीए। अब हुआ क्या कि इस कंपनी में हुई एक वैकेंसी अकाउंटेंट की, और इसकी थी एक बहुत ही प्यारी सी दोस्त जो कि रहती थी भोपाल में। दोनों का मिलना बहुत मुश्किल हो गया था जब से उसने सीए बन के बैंगलोर की कंपनी ज्वाइन की थी। अब इसने सोचा, यार मेरी ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंसी निकली है अकाउंटेंट की, और मेरी फ्रेंड भी सीए कर रही है, तो मतलब अकाउंटेंट तो वो बन सकती है। इसने फट से इसे फ़ोन घुमाया और बोला कि कंपनी में अपना रिज्यूमे डाल दें, और कंपनी वालों को बोला कि ये मेरी दोस्त है, बहुत अच्छा काम करती है, आप इसे हायर कर सकते हो। कंपनी को इसके ऊपर पूरा भरोसा था, उन्होंने क्या किया, ये भोपाल वाली दोस्त को हायर कर लिया। तो यहाँ ये हुआ कि आपके जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय थे, उन्होंने ही प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज का आपको रिकमेंडेशन दिया, और उसके बेसिस पे आपने क्या किया, हायरिंग कर ली। अब इसका फ़ायदा एक और हो जाता है कि मतलब मान लो अगर आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय अच्छा काम करता है, तो ऐसा माना जाता है कि भैया इसकी कंपनी भी अच्छी होगी, मतलब ये जिसका नाम रेकमेंड कर रहा है वो बंदा भी अच्छा होगा। बोलते हैं ना, अ मैन इज बेसिकली नोन बाय हिज कंपनी, राइट। तो अगर ये खुद अच्छा है तो इसकी कंपनी भी अच्छी होगी, ऐसा इमेजिन कर लिया जाता है। तो अगर आप इसकी परफॉर्मेंस से खुश हैं तो ऐसा पहले से ही मान लिया जाता है, ज्यूम कर लिया जाता है कि आप इसकी परफॉर्मेंस से भी खुश होंगे। तो रिकमेंडेशन ऑफ एम्प्लॉयज में ये आता है। नेक्स्ट है लेबर कॉन्ट्रैक्टर। इसमें क्या होता है, एक इंसान होता है जो अपने आप को बहुत ही शान से कॉन्ट्रैक्टर बुलाता है।
इसके पास होती है एम्प्लॉयज़ की पूरी एक फौज, ठीक है, जो कि इसके इशारे पे चलती है। ये हाँ बोलता है तो वो हाँ बोलते हैं, ये दिन बोलता है तो वो दिन बोलती हैं, ये रात बोलता है तो वो रात बोलती हैं, ठीक है। अब आपको इन एम्प्लॉयज से, मतलब इन लोगों से कोई भी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रखने की ज़रूरत नहीं होती। आप डायरेक्टली इस कॉन्ट्रैक्टर को हायर करो, इसको बोलो कि भैया देख हमें लेबर चाहिए, तेरे पास लेबर बहुत सारी है, हम तुझे पैसे देंगे, तू आगे देख लेना। ये बोलता है ठीक है, टाइम पे लेबर आपके यहाँ पे पहुँच जाएगी। तो यहाँ ये एज अ मिडल मैन काम कर रहा है, क्योंकि पूरी की पूरी लेबर क्या होगी, इसके अंडर होगी। तो लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स में ऑर्गेनाइजेशन इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज वो बात करती हैं एक ऐसे इंसान से जो कि उन प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को अपने अंडर रखता है। फिर है हमारा एडवर्टीजमेंट ऑन टेलीविजन। इसमें अगेन हम एडवर्टाइज करते हैं, बस इस बार जो जरिया होता है वो होता है टेलीविजन, मतलब हम टीवी पे एडवर्टाइज कर रहे होते हैं। मतलब ऐसे मान सकते हो आप बहुत ही कॉस्टली पड़ जाएगा, क्योंकि टीवी पे एडवर्टाइज करना इज लाइक सीरियसली वेरी कॉस्टली अफेयर। देन आता है वेब पब्लिशिंग। अगेन अब यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, बट इस बार आपने चुना है इंटरनेट को, मतलब जो आजकल सबसे ज़्यादा चलती है चीज़ उसको चुना है आपने, एंड दैट इज़ इंटरनेट। आपने देखा भी होगा ये चीज़ इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बहुत बार ऐसी आपको एडवर्टीजमेंट्स दिखती हैं, ऐसी स्पॉन्सर्स एड्स दिखती हैं जिसमें हायरिंग लिखा होता है, वी आर हायरिंग, हमारे यहाँ वैकेंसी है, आइए ये करिए वो करिए। तो ये और कुछ नहीं, वेब पब्लिशिंग का ही पार्ट है। चलिए यहाँ पे आपके सोर्सेज तो खत्म हो गए, लेकिन एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के जो एडवांटेजेस हैं वो जान लीजिए। सबसे पहले ये बोलते हैं क्वालिफाइड पर्सनल। मतलब देखो, अगर तुम ऑर्गेनाइजेशन के विदिन से ही किसी को हायर कर रहे होते तो माइट भी हो सकता था कि तुम्हें अपना मन पसंद का इंसान नहीं मिलता, तुम्हें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता, इंसान ठीक ठाक था तब भी तुम्हें हायर करना पड़ता। बट यहाँ पे तुम्हें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुम बाहर से बुला रहे हो लोगों को। बाहर से कितने मर्जी लोग आ सकते हैं, कितने मर्जी लोग तुम्हें पसंद आ सकते हैं, उनमें से तुम बेस्ट सेलेक्ट करोगे, तो यू विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ एवरीबडी। वाइडर चॉइस हो जाती है। ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन के विदन से सेलेक्ट करते 2-4 लोग ही होते जो कैंडिडेट बन पाते, राइट। यहाँ पे आपको बाहर से बुला रहे हो तो बहुत सारी चॉइस मिल जाएगी। फ्रेश टैलेंट को आपके यहाँ पे आने का मौका मिल जाएगा। ये एक डिसएडवांटेज था इंटरनल रिक्रूटमेंट का, वही एक एडवांटेज बन गया एक्सटर्नल का। कंपेरेटिव स्पिरिट भी आ जाएगी, जैसे जैसे नए लोग, फ्रेश टैलेंट आता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उनके ऊपर तो अपने आप को प्रूव करने की एक होती ही है प्रेशर, लेकिन साथ ही साथ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर भी एक प्रेशर आ जाता है कि भैया हमें ये नए वाले से थोड़ा बेटर परफॉर्म करके दिखाना है ताकि ये हमारी पोजिशन ना ले पाए। तो एक कंपेरेटिव स्पिरिट डेवलप हो जाती है पूरे ऑर्गेनाइजेशन में। वहीं पे इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि एग्जिस्टिंग स्टाफ डिससेटिस्फाई हो सकता है। कोई इंसान इमेजिन कर रहा था कि प्रमोशन मुझे मिलेगा, लेकिन आपने बाहर से हायरिंग करके सुपीरियर उसे बना दिया, तो ये बेचारा तो निराश हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग बहुत सारी केस स्टडीज आती हैं, ये वाला पॉइंट तो बहुत पूछा जाता है। लेंदी प्रोसेस, ऑब्वियसली जब आप एक्सटर्नल सोर्स से रिक्रूटमेंट करने के बारे में सोचते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। एडवर्टाइज करोगे, लोग आएंगे, उनमें से चुनोगे, इंटरव्यू होगा, ये होगा वो होगा, 100 चीज़ें होती हैं, और कॉस्टली प्रोसेस तो है ही भैया, पैसा तो बहुत खर्च होता है। एडवर्टाइज करने पे ही बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है, चाहे वो आप इंटरनेट पे क्यों ना करो। इंटरनेट पे भी कोई फ्री की एडवर्टीजमेंट नहीं होती, पैसे पे करने पड़ते हैं। तो ऐसे मानो खर्चा तो आपका बिंदास होने वाला है। एंड इसी के साथ हमारा ये पूरा वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। आई नो थोड़ा सा लेंथी वीडियो था, बट आई होप आपके लिए वर्थ था देखना। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है, लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। विद दैट 12th क्लास के बिजनेस स्टडीज़ के नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप व्हाट्सएप इंक्वायरी कर सकते हैं। नोट्स पेड रहेंगे, पहले ही बता देती हूँ। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।